Hello everyone, my name is Vinita. In the last video, we have started with income under the head of salary. जिसमें हमने important provisions related to charging of income under the head of salary, basis of charge, taxability of salaries, components of salaries, and one of the components of retirement benefits, that is a component of salary only. तो हमने जो पहला कंपोनेंट पढ़ा था रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, दैट इज ग्रेचुइटी. In today's video, we'll be discussing the other components of retirement benefits. So, retirement benefits के हमारे क्या क्या components हैं वो आज हम बात करने वाले हैं. तो हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में gratuity. Today we'll be discussing pension, then retrenchment policies, voluntary retirement scheme or VSS scheme, and leave encashment. ये सारे हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पार्ट है. तो आज हम इन सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कवर करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. विल बी स्टार्टिंग विद पेंशन फर्स्ट. जो हमारा पेंशन है दैट इज अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A. तो बिफोर नोइंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन वी नीड टू नो व्हाट इज पेंशन. किसी एम्प्लॉय का जब रिटायरमेंट हो जाता है देन ऑल्सो ही गेट सम सैलरी, और ऑल्दो वो ऑफिस नहीं जा रहे होते तभी भी उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, और ये पैसे उन्हें उन दिनों के लिए मिलते हैं जिस समय उन्होंने जिसके लिए उन्होंने काम किया था, जो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की थी इधर टू द गवर्नमेंट और टू द कंपनी और अदर एम्प्लॉयज. तो ऐसे पेमेंट को हम पेंशन कहते हैं. नाउ पेंशन इज ऑफ टू टाइप्स, commuted pension and the other one is uncommuted pension. पहला हमारा uncommuted pension है. तो uncommuted pension basically means monthly payment. अगर रिटायरमेंट के बाद हमारा मंथली पेमेंट आ रहा है तो हम उसे uncommuted pension कहते हैं. It is important to know that it is fully taxable in the hands of both government and non-government employees. तो इसके लिए तो हमें कुछ एग्जेम्पशन अवेलेबल ही नहीं है. नो एग्जेम्पशन अवेलेबल फॉर दिस. तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे. वी नीड टू टॉक अबाउट commuted pension. Commuted pension बेसिकली मीन्स लम सम अमाउंट. जो अमाउंट हमें एक बार में मिल रहा है, इधर वो पूरे पेंशन का पार्ट हो सकता है, पूरा पेंशन हो सकता है, या फिर पेंशन का सर्टेन पार्ट हो सकता है. सपोज हमें 10 लाख पेंशन रिसीव होने वाली है, तो इधर वी आर टेकिंग 60% of the lump sum amount. That means कि अगर हम 6 लाख commuted pension ले रहे हैं and the rest we are taking it in the form of monthly payment. तो ये जो रेस्ट 4 लाख होगा वो हमारा अनकम्यूटेड पेंशन हो जाएगा, जो हमें मंथली बेसिस पे रिसीव होने वाला है. राइट. अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टैक्सेबिलिटी रिगार्डिंग द कम्यूटेड पेंशन, क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन के लिए as we saw that it is fully taxable in the hands of both government and non-government employees. हमारा सबसे पहला consideration क्या होगा कि we look whether the employee is a government or a non-government employee. In case of government employee, the commuted pensions are fully exempted from tax, so we need not to know anything about this. But the thing which we need
to consider is in case of other employees. इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ हमारे लिए दो केसेस हैं. पहला, अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव हो गई है, ठीक है, तो अगर अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो हमारा एग्जम्पशन अमाउंट क्या होगा, 1/3 मल्टीप्लाइड विद द फुल कम्यूटेबल वैल्यू ऑफ पेंशन. अगर एम्प्लॉय हैज़ नॉट रिसीव्ड ग्रेच्युटी तो इट विल बी हाफ ऑफ द फुल कम्यूटेबल वैल्यू ऑफ पेंशन. यहाँ पे 1/3 इसलिए है क्योंकि इसने ग्रेच्युटी रिसीव कर ली है इस एम्प्लॉय ने, तो गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट थोड़ा रिड्यूस कर देती है, बट इन दिस केस इट्स हाफ बिकॉज द एम्प्लॉय हैज़ नॉट रिसीव ग्रेच्युटी. अब हम ये देखेंगे कि फुल कम्यूटेबल वैल्यू ऑफ पेंशन निकाल सकते हैं. तो अभी हमने एग्जाम्पल में कंसिडर किया था कि 6 लाख हमारा कम्यूटेड पेंशन है, यानी कि हम 6 लाख हमारा पेंशन ले रहे हैं. टोटल हमें 10 लाख पेंशन मिलनी है जिसका हमने 60% कम्यूट करा लिया है, ठीक है. तो हम कम्यूटेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारा कम्यूटेड अमाउंट कितना हो गया 6 लाख, हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन से, दैट इज 60% in case of our example, and ultimately it comes out to be rupees 10 lakh. तो हमने यहाँ पे देखा कि पेंशन हमारा दो पार्ट का में दो टाइप का होता है, कम्यूटेड and the next one is uncommuted. For commuted pension there is no provision for exemption, it is fully taxable for both government employees and non-government employees. For uncommuted pension दो केसेस में हम इसे डिवाइड करेंगे, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे अनकम्यूटेड होगा, यहाँ पे कम्यूटेड होगा. नॉन गवर्नमेंट के लिए दो केसेस आ जाते हैं, दैट इज अगर ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो क्या हम 1/3 ले लेंगे इसका, 1/3 ऑफ द फुल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का. अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रही है तो हम हाफ ले लेंगे दिस अमाउंट कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का. Now the next component is leave salary, which is under section 10 subsection 10AA. लीव सैलरी बेसिकली क्या होता है कि सपोज हमें जितनी छुट्टियां अवेलेबल थी ड्यूरिंग आवर टर्म ऑफ सर्विस, ड्यूरिंग आवर टेन्योर ऑफ सर्विस, और हमने उन सारी छुट्टियों को अवेल नहीं किया है, तो जितनी छुट्टी हमारी हमने अवेल नहीं की है, वी आर इंटाइटल्ड टू रिसीव अमाउंट फॉर दैट, दैट इज बेसिकली नोन एज लीव सैलरी. सो यहाँ पर भी हम इसे कंसिडर करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसके लिए ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है. और दूसरा हमारा अदर एम्प्लॉयज़ है. For other employees we will be taking the extent of list of the following. अब list of the following we will consider what statutory limit हमारा क्या है, rupees 3 lakh. The next point is leave salary that is actually received. The other thing is 10 months average salary, and the fourth one is earned leave to the credit of the employee multiplied with average salary. अब हमारा एवरेज सैलरी का क्या प्रोविज़न है, एवरेज सैलरी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे,
salary drawn during the period of 10 months, immediately preceding the date of his retirement, whether on superannuation or otherwise. That means if I am retiring in December, तो मैं Feb to November की सैलरी ले रही हूँ, एंड प्रोवाइडेड कि सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ना ही सैलरी में कोई गिरावट आई है। ठीक है, तो हम फेब टू नवंबर की सैलरी लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, दैट इज बाय 10। फेब टू नवंबर टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे तो हमारा एवरेज सैलरी आ जाएगा। और सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, बेसिक सैलरी प्लस जीएनएस अलाउंस एंड कमीशन ऑन सेल्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट अर्न लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय। अर्न लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय बेसिकली क्या है कि हमें कितनी छुट्टियां अवेलेबल थी ड्यूरिंग आवर टेन्योर ऑफ सर्विस और हमने कितनी छुट्टियां अवेल की, यानी हमने कितनी छुट्टियां ली है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज नोन एज अर्न लीव। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एनुअल लीव इंटाइटलमेंट, यानी हमें एक ईयर में कितने हॉलीडेज अवेलेबल थी। एज पर द नॉर्म्स ये एक्सीड नहीं कर सकते 30 डेज, 30 डेज से कम हो सकती है, पर कोई भी कंपनी इतनी जनरस नहीं हो सकती कि वो 30 डेज से ज़्यादा एनुअल लीव दे, विच इज़ टू बी completed with years of service rendered. Fraction will be known. It means कि अगर suppose I started working at 30 years of age और मैं रिटायर हो रही हूँ 60 years में, तो मैंने 30 years and 7 months काम किया। ठीक है, तो हमारा जो completed year होगा वो 30 years का होगा। Fractions are going to be ignored. अब हम इससे हमारा क्या आ जाएगा, जो हमें लीव एक्चुअली अवेलेबल थी, ठीक है, ड्यूरिंग आवर टेन्योर ऑफ सर्विस, और हम इसे डिडक्ट कर देंगे लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस। हम इसे सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस, तो विल बी गेटिंग आवर अर्न लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, और इसे हम एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एवरेज सैलरी वी सॉ 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी हमने निकाल ली है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वन थिंग टू बी नोटेड, अगर हमारा ये जो अमाउंट है वो सपोज डेज में आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे इसे होल डिवाइड बाय 30 कर सकते हैं, या बाय 30 एवरेज सैलरी बाय 30 कर सकते हैं टू गेट द अमाउंट। नाउ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग द लीव सैलरी। सबसे पहला प्रोविज़न है कि अगर लीव सैलरी हमें हमारे सर्विस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस रिसीव हो रही है तो इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा, अगर लीव इनकैशमेंट हम सपोज हमने रेजिग्नेशन से रिटायरमेंट लिया है तो भी हमें ये लीव इनकैशमेंट एलिजिबल होगा। थर्ड वन इज़, अगर हमने दो एम्प्लॉयर से हमें लीव इनकैशमेंट मिलना है इन द सेम ईयर, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो ₹3 लाख ही होगी, इट कैन नॉट एक्सीड दैट। द लास्ट वन इज़ कि अगर मैंने किसी एम्प्लॉय से किसी प्रीवियस ईयर में लीव इनकैशमेंट रिसीव कर ली है, तो जो मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट है 3 लाख का, वो रिड्यूस हो जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एग्जेम्प्टेड अर्लियर। ठीक है, लीव सैलरी एग्जेम्प्टेड अर्लियर। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है कि मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये सारी चीज़ें एग्जेम्प्टेड होती है, तो हमें जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। Our next benefit under retirement is retrenchment compensation। retrenchment क्या होता है,
companies to cut off the cost, they start laying off the employees, and that is to be called as retrenchment. So, as per the Industrial Dispute Act 1947, uh, we are entitled to the retrenchment compensation. उसके लिए we'll be looking at the provisions, that is to the extent of list of the following. सबसे पहला है हमारा actual amount received. The second one is as per the provision of 25F of Industrial Dispute Act 1947, 15 upon 26, same gratuity के केस में जो था हमारा, अगर gratuity was covered under the Gratuity Act 1972 तो हम 15 upon 26 लेते हैं. if you remember, यहाँ पे क्या कैच है कि हम एवरेज पे ले रहे हैं फॉर 3 मंथ बेसिस. वहाँ 10 मंथ्स के लिए ले रहे थे, यहाँ 3 मंथ के लिए ले फॉर completed year of service or part year of in excess of 6 months. ठीक है. And threshold limit is rupees 5 lakh. One thing to be noted here is if retrenchment scheme is provided by central government, it is being approved by central government, तो जो entire amount है compensation का वो हमारा exempt हो जाएगा. The next one is compensation which is to be received at the time of VRS or VSS under Golden Handshake scheme, and it comes under section 10 subsection 10C. What is VRS and what is the difference between VRS and retrenchment? Retrenchment होता है कि companies want to cut their cost और इसलिए वो अपने employees को lay off करने लग जाते हैं. They start looking at the efficiency of the employees. जो least efficient employees होते हैं उनको they start retrenching out. और VRS क्या होता है कि employees voluntarily मतलब अपनी इच्छा से they want to retire, maybe because they do not find themselves fit for the job, or they are not willing to do the job anymore. कोई भी reason हो सकता है, but here the catch is employees take the decision to retire. ठीक है. So in case of VRS or VSS, compensation उन्हें receive होगा. So compensation किस किस employees को receive होगा? Central and state government employees, local authority, statutory corporation, cooperative society, public sector companies, approved university, IITs, notified institution, and some notified institute of management, IIM and IFT as well. जो compensation हमें receive होगी, that will be in accordance with VRS or VSS, that is voluntary retirement scheme or voluntary separation scheme. And this exemption हमें मतलब किसी भी एसएससी को once in a lifetime ही रिसीव होगी. ये 2 बार रिसीव नहीं हो सकती है, बस एक बार ही रिसीव होगी, once in the lifetime of the एसएससी. The other important point is कि अगर एसएससी ने रिलीफ ले लिया है अंडर सेक्शन 89 for in any assessment year for this VSS, तो ये जो exemption है for VSS or VRS will not be given to that assessee. Now we will look at the quantum of exemption. तो इसमें भी हम लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखेंगे. सबसे पहला हमारा है जो अमाउंट में एक्चुअली रिसीव हो रहा है. स्टैट्यूटरी लिमिट यहाँ पे ₹5 लाख है. 3 मंथ सैलरी है हमारा फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. फिर हमारा है सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड विद द बैलेंस ऑफ मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट. सैलरी हमारा इंक्लूड करता है बेसिक पे, dearness allowance and commission on sales. Now we'll be looking at the uh, provisions for being eligible
of claiming this VRS or VSS, claiming this exemption, that is VRS or VSS. सबसे पहला तो employee जो है, he must have completed 10 years of service, या he has attained 40 years of age. Exception है for employees of PSU. Second one is employee डायरेक्टर नहीं होना चाहिए किसी कंपनी का या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का. थर्ड पॉइंट सेज कि इस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है कंपनी की उसमें रिडक्शन आएगा. एंड द फोर्थ पॉइंट सेज कि द वैकेंसी कॉस्ट जो वैकम हुआ है इस वीआरएस से वो फिल नहीं होना चाहिए. द लास्ट पॉइंट सेज कि रिटायरिंग एम्प्लॉय जो है जिसने वीआरएस लिया है, it shouldn't be that he start working with another company, or he should not be placed to other management group. तभी उसे voluntary retirement scheme के compensation available होंगे, otherwise he will not be entitled for the same. Now let us take up this question to understand the provisions of voluntary retirement scheme. So say Mr. A is receiving the compensation of rupees 8 lakh और completed year of service क्या हमारा 30 years and 4 months. He has 6 years of service left, and at the time of voluntary retirement he was drawing basic salary of rupees 20,000 per month और DA कितना 5,000. तो हमारा सैलरी क्या हो जाएगा 25,000. 25,000 हमारी सैलरी होगी एंड एक्चुअल अमाउंट हमारा कितना है रिटायरमेंट कंपनसेशन का 8 लाख. हमारा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या हो जाएगा 30 इयर्स. 30 years क्यों? क्योंकि we are going to ignore the fraction, that is 4 months will be ignored. Balance of service left क्या है 6 years. तो हमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग किसका देखना है. सॉरी 8 लाख था हमारा एक्चुअल कंपनसेशन जो हम रिसीव कर रहे थे. स्टैट्यूटरी लिमिट है हमारा रुपीज़ 5 लाख. ये तो सारे क्वेश्चंस में सेम होगा. 3 month salary for each completed year of salary, service 3 month, तो 75,000 हो गया हमारा सैलरी. 25,000 रिसीव की 25,000 per month था, so for 3 months it will be 75,000. सर्विस completed year of service क्या है हमारा 30, and salary at the time of retirement और बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस रिटर्न, तो ये हमारा 25,000 मल्टीप्लाइड विथ 6 ईयर्स का सर्विस लेफ्ट था, तो 6 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं 12 into 6 72. ये आप कैलकुलेशन कर लेना. ये इन चारों में से जो लीस्ट आएगा दैट विल बी द एग्जेम्पशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और VSS scheme. So this is it for today's video. In the next video, we'll be discussing the other components of salary, like leave travel concession, house rent allowances, and other components. I hope I have made sense, and ये टॉपिक आपके लिए relatively easy हो गया होगा. Thank you everyone.